अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मैं ढेर शुक्रगुजार हूँ उर्दू चैनल का और उर्दू चैनल पे सर कमल साहब सर का और वसीम वकील साहब सर का और जितने भी नाज़रीन सामाईन हैं सबका मैं ढेर शुक्रगुजार हूँ और इस मौके के लिए। चूँकि ये वाक़ई में मेरी पहली अदबी नशिस्त है और मैं पहली बार इस तरह के किसी महफिल में आया हूँ, सो मुझे उम्मीद है आपको सपोर्ट करेंगे। सो मैं अफसाना शुरू करता हूँ। मेरे अफसाने का नाम है, उन्वान है अफसोस। कोई मतलब नहीं, इधर आने ये बाहर इसका चलता है। अरे तुम मुझे बाहर फेसबुक पे दिखाते हो चलो ठीक है। अब माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई और एक बात पूछी कि मैं मर जाऊँ। ये सुनते ही बच्चा तड़प उठा, चेहरे पर जुदाई का खौफ तारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए, बिलक बिलक कर रोने लगा, माँ से लिपट गया। माँ ने उसे चुप कराते हुए सीने से लगाया, वादा किया कि माँ कभी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। ये तसल्ली काम आई और उसके साथ ही बच्चे की जान में जान आई। अब बच्चा बच्चा ना रहा, जवान हो गया, बड़ा हो गया, रफाकतें हुई, दोस्त बने, अहबाब बने, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बनी, मसरूफ हो चुका है, मोहब्बत हो गई है, कोई है जिसकी उसे फिक्र होने लगी, किसी की यादों में गुम है, खुश है, हुजूम बज़्म अंजुमन पसंद करने लगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा, मैं अना अकड़ गालिब है। बचपन खत्म होने के साथ साथ माँ से कुर्बत, मोहब्बत, परवाह, कद्र गोया सब खत्म हो गया। अब दिल कहीं और जा लगा है, किसी और की परवाह रहती है, किसी और के खाना ना खाने पर खुद भी भूखा रहा जाता है, किसी और की दिल जोई की जाती है। अच्छा है भाई। किसी और के साथ वक्त बिताया जा रहा है, किसी और के रूठ जाने से आंखें भर आती है, किसी और के दूर जाने से बेताबी बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जलवत खलवत में तब्दील हो गई, उदासी तन्हाई छा गई, इस्तिराब बढ़ने लगा। नौजवान कॉलेज जाता है और खबर आती है कि माँ इस दायरे फानी से रुखसत हो गई। एक लम्हे में सब खत्म हो गया। नौजवान ने रोना चाहा मगर आंसू रूठ चुके थे, दिल रो रहा था, सब रंगीनियां गायब हो चुकी थी, वो हुजूम, वो रिफाकत, वो सब बेमायने हो चुके थे। हाल बेहाल था, दिल में बेताबी थी, बेकरारी थी, बेचैनी थी। माँ को वापस पा लेने की ख्वाहिश थी, माँ की चाहत की तलाश थी, माँ की ममता के लिए बेकरार हो रहा था, माँ की उल्फत याद आ रही थी, मगर अब महज यादें ही यादें थी। फिर दिल बच्चा बन गया, दर्द ही दर्द, उदासी उदासी, तन्हाई तन्हाई, आंसू ही आंसू है, कुर्ब ही कुर्ब है, रंज ही है, गम ही गम है, एक खालीपन है और यादें। माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही, माँ के पास जाने की ख्वाहिश हो रही, जिंदगी बेमायने हो चुकी है, लेकिन अब अफसोस के सिवा कुछ बाकी ना रहा। खत्म। बहुत अच्छे। शुक्रिया। बस के रुकते ही रोहित को उबकाई आई। उसने डकार लेने की कोशिश की कि हलक तक आई सुबह की चाय और आधा पराठा नीचे की तरफ लुढ़क जाए। डकार लेते ही उसकी आंखों में पानी उतर आया और पूरे बदन पर एक कपकपाहट सी दौड़ गई। इससे पहले कि उसे मुंह भर कह होती, उसने तेजी से बैग कांधे पर डाला, कांधे पर डाला और बस से उतर गया। बस अड्डे से बाहर आते ही एक गहरी नज़र से मोबाइल फोन की घड़ी को देखकर अपने सफ़र के घंटों का अंदाज़ा लगाया। 12 बज रहे थे। यूँ उसने पूरे 4.5 घंटे स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस के झटके झेले थे। सामने खड़ी ऑटो रिक्शा की कतार से उसने एक रिक्शा लिया और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। रोहित ने बाहर नजर डाली, वाकई सब कुछ बदल गया था। वो पूरे 15 बरस बाद दिशापुर आया था। ढाई पैराग्राफ। उन्वान है उबकाई। बस के रुकते ही रोहित को उबकाई आई। उसने डकार लेने की कोशिश की कि हलक तक आई सुबह की चाय और आधा पराठा नीचे की तरफ लुढ़क जाए।
डकार लेते ही उसकी आंखों में पानी उतर आया और पूरे बदन पर एक कपकपाहट सी दौड़ गई। इससे पहले कि उसे मुंह भर कह होती, उसने तेजी से बैग कांधे पर डाला और बस से उतर गया। बस अड्डे से बाहर आते ही एक गहरी नज़र से मोबाइल फोन की घड़ी को देखकर अपने सफ़र के घंटों का अंदाज़ा लगाया। 12 बज रहे थे। यूँ उसने पूरे 4.5 घंटे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के झटके झेले। सामने खड़ी ऑटो रिक्शा की कतार से उसने रिक्शा लिया और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। रोहित ने बाहर नजर डाली। वाकई सब कुछ बदल गया था। वो पूरे 15 बरस बाद दिशापुर आया था। ये शहर मुल्क की सतह पर तालीम का एक बड़ा मरकज है। 15 बरस पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल उसने यही बिताए थे और आज इतने बरसों के बाद पीएचडी का एक वाइवा लेने के लिए उसे दिशापुर का सफर करना पड़ा था। अगरचे वो सेमिनारों और प्रोग्रामों के लिए शहर से कम ही बाहर जाता था, लेकिन जब से वो रीडर हुआ था उसे मुख्तलिफ शहरों के सफर का खासा तजर्बा हो गया था। दिशापुर में बहुत से लोगों से उसकी शनासाई थी, लेकिन उसने अपने बचपन के दोस्त विशाल ही से मिलने का तय किया था। 2 दिन पहले ही विशाल से व्हाट्सएप चैट हुई थी। उसने इसरार करके रोहित के 2 दिन ठहरने का इंतजार कर रखा था। विशाल पिछले कई वर्षों से दिशापुर में मुकीम था और एक मशहूर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर फाइज था। रोहित ने बैग में से पानी की बोतल निकाली और कपड़े बचाते हुए नफासत से 2 घूंट पिए। फिर कुछ सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराया। उसी की कॉलोनी में रहने वाला उसका बचपन का दोस्त विशाल पहली जमात से ग्रेजुएशन तक उसका हमजमात था। बचपन की जिगरी दोस्ती कॉलेज तक आते आते मिसाली कहलाने लगी थी। दोनों ने बचपन, लड़कपन और जवानी के रंगीन और गुदास जज्बात एक दूसरे में जीकर गुजारे थे। लेकिन चंद बरस बाद रोहित आला तालीम के लिए दिशापुर चला गया और मुलाजिमत के लिए पंचोली जा बसा। उधर विशाल भी कुछ दिन वतन में रहकर ज़राए मुआश के सिलसिले में दिशापुर चला आया। अब यही उसका वतन हो गया। जिंदगी ने दोनों को अपने भंवर में इस अंदाज से उलझाया कि पिछले 15 वर्षों में दोनों अपने मदार से कभी बाहर ही न निकल सके। रोहित को विशाल की बेतुकी और कोहड़ बातों को रूबरू सुने हुए जमाना बीत गया था। वो था ही ऐसा, एकदम पकी और लावारिस। हालांकि रोहित भी कुछ कम बोल्ड और याहू न था। इंटरनेट के सहरकार मुवासिलाती निज़ाम की करम फरमाई है कि जिसने दोनों को फिर से करीब करने के लिए उन्हें ज़िंदगी के जंजाल से निकाला और अपने वायरलेस जाल में फांसा। अगरचे राब्ते में अब भी मसरूफियात माने थी, लेकिन हफ्ता 15 दिन या फिर महीने भर में एक आध बार राब्ता हो ही जाता। इस तरह दोनों के दरमियान वायरलेस मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ। ऑटो रिक्शा के रुकने पर वो चौंका, जैसे कोई सुहाना सा ख्वाब देखते हुए अचानक उसकी आंख खुल गई। सामने यूनिवर्सिटी का आलीशान दरवाज़ा था। उसने रिक्शा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। गेस्ट हाउस पहुंचकर फ्रेश हुआ और मुकर्ररा वक्त पर ठीक 1 बजे एक मेज़बान प्रोफेसर के साथ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जा पहुंचा, जहां जल्द ही वाइवा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहतहों के बीच विशाल की बीवी चाय का ट्रे लिए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। दोनों संभल गए। विशाल ने इंतहाई महज़ब अंदाज में अपनी बीवी श्वेता और रोहित को एक दूसरे से मुतारिफ करवाया। प्रणाम नमस्कार के दौरान श्वेता और रोहित एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाए, लेकिन सुरीली धुनों में बजते श्वेता के जेवर और झलझल करती साड़ी से रोहित को महसूस हुआ जैसे वो शादी के बाद पहली बार मैके से लौटी। श्वेता के जाने के बाद देर तक दोनों हंसते फुसफुसाते रहे। दिशापुर के मुतवस्सित इलाके में विशाल का 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट अच्छी कंडीशन में था। फ्लैट के रख रखाव से उसकी बीवी की नफासत पसंदी और सुघड़पन का पता चलता था। विशाल ने भी घर संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया था। बिजी शेड्यूल के कारण साल में एक आध बार ही गाँव जा पाता हूँ यार। बहुत मुश्किल से छुट्टियाँ निकालनी पड़ती है। एक सर्द आह भरते हुए विशाल ने कहना शुरू किया। वेकेशन में भी प्लान करूँ तो ऑफिस में कुछ ना कुछ अर्जेंट काम निकल ही आता है।
मगर तब भी किसी तरह छुट्टी निकाल कर परिवार के साथ जस्ट 2 या 3 दिन गाँव हो लेता हूँ, मगर साल में बस एक बार। रोहित ने भी अपनी मसरूफियात का रोना रोते हुए अपने घर परिवार के हालात और कैफियत पर दिन तक गुफ्तगू की। अच्छा, तेरा वाइवा कैसा रहा, किस टॉपिक पर था? विशाल ने मौजूद तब्दील करते हुए पूछा। वेल, ठीक ठाक था यार, और टॉपिक था होमो। व्हाट? यस, मेन टॉपिक इज अबाउट परवर्टेड सेक्स, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी पर फोकस किया गया। रोहित ने संभलकर कदरे रसान से कहा, मगर अगले ही लम्हे दोनों जैसे फवारे की तरह छूट पड़े। अचानक मौजू बदल जाने से दोनों के भाव भी तब्दील हो गए। बतून में एक अजीब सी कैफियत दर आई। बैक वक्त दोनों के जहनी स्क्रीन पर अपना माजी झिलमिलाया। तू साला बड़ा टेरर था, विशाल ने हंसी रोकते हुए कहा। एंजॉय तो तुमने भी खूब किया था ना, कुछ याद है कितनी बार? छोड़ना यार, कई बार हुआ होगा, मुझको भी ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना तो है कि तेरी बारी कम ही आती थी। अच्छा, लेकिन जब जब मेरी बारी आती थी तेरा हाल भी तो देखने जैसा होता था। रोहित ने अब की बार दबा दबा सा कहकहा लगाया। विशाल ने भी इसका पूरा साथ दिया। कुछ देर बाद विशाल ने खुद को कंट्रोल करते हुए चाय का कप उठाया और गोया हुआ। मगर परवर्टेड सेक्स में होमो को लेकर बहुत सारे केसेस इम्पॉसिबल से लगते हैं यार। आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग, बट ये सब कुछ पॉसिबल है और शुरू से होता आ रहा है। विशाल को मुतजस्सिस देखकर रोहित ने आहिस्ता से अपने मखसूस मालूमाना अंदाज में वजाहत की। इस डिसीज में मेडिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही कंसेप्ट मैटर करते हैं। एक्चुअली ये लेट डिजर्व द सेक्स की तरह है, जो पास्ट की गलतियों और कुछ इंसिडेंट्स की बेसिस पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कारण बनता है। इसमें कई स्टेजेस होती हैं और एट प्रेजेंट कई सारी स्टेजेस भी सामने आ रही हैं। लेकिन स्टेजेस में मर्द एक स्टेज में मर्द ऑब्जेक्ट कंडीशन में चला जाता है और उस वक्त तक उस्तादगी का अमल से महरूम हो जाता है, जब तक विशाल किसी अकीदतमंद भिक्षु की तरह देर तक रोहित की तरफ हमतन गोश रहा, यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चे खेलते हुए डाइनिंग हॉल में आने की। दोनों ने डिनर रूपाली लॉन में किया और शराब के भक्के उड़ाते देर रात घर पहुंचे। कल के मुकाबले आज दोनों ने ज्यादा पी रखी थी। विशाल तो टुन हो चुका था, फिर भी लड़खड़ाते हुए रोहित को अपने दूसरे बेडरूम में ले गया, जहां उसके सोने का इंतजाम किया गया था। कल रात तो दोनों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात की खाक छानी थी, लेकिन आज संदीप ने बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और दोनों मज़ाफ़ात की सयाहती इलाकों में मनचले लौंडों की तरह मस्तानावार तफरी करते रहे थे। हालांकि आज विशाल की जिंदा दिली में यकायक कमी दर आई थी और वो तरंग के बेकरार सन्नाटों में उदास लहरों को भी अपने अंदर उठता महसूस कर रहा था। मगर रोहित के लिए ये संजीदगी थी जिसे विशाल में देखकर वो अनजानी सी खुशी महसूस कर रहा था। विशाल रोहित को गुड नाइट कहकर खुद को संभाले हुए कमरे से निकल गया। रोहित ने भी ज़्यादा ही पी थी, लेकिन उसे इतनी लेने की आदत थी, लिहाजा उससे ज़्यादा नहीं चढ़ी। उसने ट्रैक सूट पहनकर मोबाइल हाथ में लिया और बेड पर दराज हो गया। कल की तरह आज भी वो नई जगह नए बिस्तर पर नींद से कोसों दूर था। वो मोबाइल फोन में महव था कि मान दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर हैरत से दीवार घड़ी पर निगाह डाली। रात के 2 बजने को थे। कुछ तहय्युर के साथ उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने विशाल को परेशान हाल पाकर और भी हैरत में पड़ गया। विशाल करीब करीब डूलते हुए अंदर दाखिल हुआ और पलटकर दरवाजे को लॉक करके उससे मुखातिब। यार रोहित, तुझे शायद नहीं बताया, मिसेस गैर 15 दिनों के बाद कल ही मैके से लौटी है। उसके कजिन ब्रदर की शादी थी ना, मेरे को छुट्टी नहीं मिली तो उसे बच्चों समेत भेज दिया था। अब साला वो आई तो कुछ नहीं हुआ यार, मतलब कुछ हो क्यों नहीं रहा है यार। कल भी वैसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने बहुत ट्राई किया,
साला मेरे इधर ही से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके मुंह से आती शराब की बदबू धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी और वो बदिक्कत बोल पा रहा था, और इधर रोहित के चेहरे पर हैरत की लकीरें फैलती जा रही थी। यार, एट प्रेजेंट सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं, और शायद मैं ऑब्जेक्ट कंडीशन में तो नहीं चला गया। तो अगर प्लीज मेरे साथ। रोहित को जैसे बिजली का तार छूकर गुजरा। वो पूरी तरह बदहवास हो गया और हैरत व इस्तेजाब के आलम में उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा है। चंद सालियों बाद जब रोहित को इस गैर मुतवक्कु कैफियत से इफाका हुआ तो उसने गौर किया, सामने खड़े मजबूर महज विशाल की आंखों में शराब की सुर्खी झलक रही थी। माथे पर पसीने के कतरे और चेहरे पर मजनूनों का सा इस्तराब। चर्बीदार भद्दा जिस्म, सीने से नाफ तक बालों का धारीदार जंगला, तोन बेतरह निकली हुई और बगल में पसीने से तर मुताफुन बालों का गुच्छा, जिसे देखते ही रोहित को उबकाई आई। उसने डकार लेने की कोशिश की कि 3-4 पैक शराब, चिकन के कतले, फ्राइड राइस, मटन ग्रेवी और 1.5 तंदूरी रोटी जो उसके हलक तक आ गई थी नीचे की तरफ लुढ़क जाए। डकार लेते ही उसकी आंखों में पानी उतर आया और पूरे बदन पर एक कपकपाहट सी दौड़ गई। इससे पहले कि उसे मुंह भर कह होती, उसने बहुत शुक्रिया। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब, इजाज़त है। मेरे अफसाने का उन्वान है नंगा शाह। फिर से बोली। नंगा शाह। शाह, अच्छा शाह है वसीम शाह, वसीम नाम से शाह है। अफसाना पड़े इस पे कमेंट बर मौका बर महक। सही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अभी अच्छा पकड़ा। वो पूरी तरह से नंगा था, बिल्कुल नंगा, लेकिन फिर भी लोग उसे घेरे बैठे थे। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं 8 हफ्ते ही हुए थे मुझे मोहल्ले में आए हुए कि मैंने उसे सड़क पर नंग धड़ंग घूमते देखा और देखता ही रह गया। उम्र लगभग 50-55 बरस, दाढ़ी बड़ी हुई, सर पर बचे कुचे खिचड़ी बाल, सावली सी रंगत वाला वो आदमी पता नहीं क्यों बिना किसी कपड़े के फुटपाथ पर चला जाता। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा तो और भी ताज्जुब हुआ। किसी को उस आदमी के बिना कपड़ों के घूमने का एहसास ही ना था। हर कोई अपने आप में मसरूफ था, अपने अताब से बिल्कुल बेपरवाह। ऐसा लगा था सिर्फ वही नहीं, हम सब भी नहीं। घर लौटने के बाद भी मेरे दिमाग में वही शख्स घूम रहा था। जब मैंने बानो को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने बानो को ये भी बताया कि आज मैंने उसे फिर देखा, और यही नहीं, उसे बहुत सारी औरतें घेरे बैठी थी, तो उसे मानने से इनकार कर दिया। कुछ भी, एक बुढ़ा आदमी नंगा बैठा था और औरतें उसके पैर दबा रही थी। क्यों, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? सचमुच वो नंगा शाह के पैर दबा रही थी। क्या कुछ भी, और क्या नंगा शाह लगा रखा है। जब देखो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नाम देते रहते। वैसे ये बताइए, क्या वाकई बुरा नंगा रहता है? तुम्हें यकीन नहीं तो खुद देख लेना। छी, मैं क्यों देखूं, आप भी कुछ भी बकवास करते हैं। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। मैं जब भी उस गली से गुजरता मुझे नंगा शाह अपना डेरा जमाए दिखता या फिर किसी फुटपाथ पर ठहरता मिल जाता। डेरा भी क्या था, एक बंद दुकान के सामने एक छतरी जो शायद उसके किसी मुरीद ने धूप से बचने के लिए लाकर रख दी होगी, और कुछ चीथड़े और खाने की चंद पोटलियां जो उसका कुल असासा था। एक शाम जब मैं काम पर से लौट रहा था तो मैंने देखा कि नंगा शाह के सामने वैसे ही कुछ लोग उसे घेर कर उड़ बैठे हैं और एक औरत बड़ी दिलजमी से उसके पैर दबा रही है। मैं जब करीब पहुंचा तो न चाहते हुए भी मेरी नज़र उस बुढ़े के उड़िया जिस्म पर एक बार रेंग गई। मैंने खजालत से नजर घुमा दी, तभी मेरी नज़र उस औरत पर गई जो पैर दबा रही थी। मैं उसे देखते ही चौंक गया। अरे, ये तो मेरी बिल्डिंग में रहने वाली फिरोजा भाभी है। मैं परेशान सा घर लौटा। बानो ने मेरा बैग हाथ से लेते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हो गया? आज फिर ऑफिस में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैं नफ़ी में सही ला दिया।
बानो ने गौर से मेरे चेहरे की जानिब देखा और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। बाहर लौटी तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैं एक ही घूंट में पूरा पानी पी गया। अब बताइए क्या हुआ? क्या बॉस ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है? अगर ऐसा कुछ है तो जाने दीजिए। आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि बॉस है तो अपनी बॉसिंग तो दिखाएगा ही। बानो, मैंने उसे टोकते हुए कहा, ये फिरोजा भाभी के शोहर तो शायद कुवैत में है ना? क्यों? ये अचानक फिरोजा भाभी के शोहर की याद क्यों आ गई? फिर अचानक चौंकते हुए गोया हुई, कुछ भी, कहीं आप कोई जाने का इरादा तो नहीं कर रहे हैं ना? देखिए ऐसी कोई बात है तो दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ नहीं भाई, वो तो मैंने उन्हें नंगा शाह का पैर दबाते देखा था, इसलिए पूछ लिया। क्या? फिरोजा भाभी नंगा शाह के पैर? बानो ने दुपट्टा अपने नाक पे रखते हुए जोर से आवाज निकाली, छी। दूसरे दिन इतवार था, इसलिए मैं सुबह उठकर बाजार चला गया। बाजार से लौटा तो क्या देखता हूँ कि फिरोजा भाभी बानो के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे देखते ही उन्होंने जोर से सलाम किया। सलाम अलैकुम भाईजान। सलाम करते हुए फिरोजा भाभी ने अपनी बत्ती सी फाड़ दी। उनके काले काले मसोड़े, जो शायद बिस्तर ज्यादा घसने की वजह से काले पड़ गए थे, उनके चेहरे पर बड़े भद्दे मालूम पड़ रहे। वाह, आप अपनी बालों को कितना हाथ बटाते जी। वालेकुम सलाम कहता हुआ अंदर बावर्ची खाने में चला गया, लेकिन फिरोजा भाभी की जोरदार आवाज अंदर तक आ रही थी। हाँ तो भाभी, क्या बोल रही थी मैं? बहुत पहुंचे हुए बाबा है नहीं आज बाबा, आगे उनके आगे तो कोई नहीं। बानू ने शायद हाँ में हाँ मिलाई थी। भाभी फिर शुरू हो गई, हमारे लिए तो बहुत किया उन्होंने, हमारे तो भागा खुल गए जी। कैसे भाभी? बानू ने पूछा। मैं हल्के से दरवाजे को खसका कर उनकी बातें सुनने लगा। वो मुश्किल से 30-35 के पेट में होगी, पतली सूती साड़ी पहने हुए थी, नाक नक्शा भी अच्छा था और ऊपर से सूती साड़ी गजब घटा रही थी। मैं उनकी बातें सुनते सुनते अपनी आंखें सेकने लगा। भाभी किसी को बोलो न को, बहुत राज की बात बता दी आपको। उसने इधर उधर देखते हुए बड़ी राजदारी से बोलना शुरू किया। पहले तो मैं भी नहीं मानती थी नियाज बाबा को, वो क्या है ना, ये कुएं में फंस गए, वैसे पानी के वांदे हो गए। तो हमारे पड़ोस की सुधरा भाभी बोली, जाओ बाबा सब ठीक कर देंगे, चली गई। लेकिन फिर अपने दाएं बाएं हथियार से देखते हुए बोलना शुरू किया। बाबा ने ऐसा वजीफा दिया कि पूछो न को। हाँ, सारे टेंशन फुल। फिरोजा भाभी ने हवा में हाथ तैरा के अपने टेंशन उड़ाए और यहाँ अंदर में उनके हाथ उठाने के बाद साड़ी के अंदर से उनके उभारों को नापने लगा, जो किसी बड़े बड़े पपियों से कम न थे। ऐसा भी क्या दे दिया भाभी? वहाँ बालों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और यहाँ मेरी गर्मी। फिरोजा भाभी ने ड्रामा अंदाज में अपनी बात जारी रखी। मैं रोज जाने लगी बाबा के पैर के मालिश करने को। एक दिन बाबा मेरे से बहुत खुश, बोले तुझे एक वजीफा देता, आधी रात के वक्त समुद्र किनारे जाकर जोरों से 40 बार पढ़ना, रोज ये अमल करना पूरे 1 हफ्ते। देखना 1 हफ्ते बाद सुबह को तू जब उठेगी तो वो बालों के कान के और भी करीब हो गई, तो तेरे तकिए के नीचे पैसे मिल जाएंगे तेरे खर्चे के वास्ते। क्या बात कर रही हो, ऐसा भी होता है? बानू मुंह में दुपट्टा कोना दबाए हैरत में डूबी हुई थी। और नहीं तो क्या, वो उठलाते हुए कोले मटकाने लगी और मेरे नैन कोलों के साथ साथ रहने लगे। तभी बानू की नजर बावर्ची खाने की जाने घूमी और मैं अंदर की ओर खिसक गया। उसके बाद उन दोनों की सिर्फ खुशू खुशू की आवाज आती रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लगता था जैसे भाभी अब कुछ और राज की बातें बता रही थी। शायद बानो ने उससे वजीफे के बारे में जानना चाहा होगा और वो चुपके से बानो के कान में वजीफा बता रही है। औरतों को ऐसे ही बेवकूफ नहीं कहा जाता। एक ही औरत है, दूसरी मेरी बीवी है। लोग सच कहते हैं अकीदा अच्छे अच्छों की अकल खा जाता है, खुसूसन औरतों की। मेरी बीवी भी जरूर उसकी तकिया उसी बातों में आ गई। बाद में बानो ने मुझे बताया कि भाभी आधी रात के वक्त समुद्र किनारे जाकर वजीफा पढ़ने लगी और सचमुच हफ्ते की सुबह उनकी तकिए के नीचे महीने भर के खर्चे के पैसे मिल जाए। जिसे सुनकर मैं बहुत हंसा। मजाक में बानो को भी सलाह दे दी कि तुम भी वो वजीफा याद कर लो, हम भी समुद्र पर जाकर उसे पढ़ेंगे और मैं ऑफिस जाना बंद कर देता हूँ। जब इतनी आसानी से तकिए के नीचे से पैसे निकलेंगे तो काम पर जाकर बॉस की गालियाँ कौन सुनेगा? मेरी बातें सुनकर पहले तो बानो ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर आगे बताया कि नियाज बाबा ने भाभी को सख्ती से मना किया है कि खबरदार ये वजीफा वो किसी को नहीं बताए, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया था कि कुछ नहीं, ये सब बाबाओं के ढोंग होते हैं और ये फिरोजा भाभी बेकार की बातें बनाती है। बानो ने मेरी इस बात पर एतराज करते हुए भाभी के मुताबिक बताया कि उनके शौहर पिछले 4 साल से कुएं पे फंसे हुए हैं। 2 साल पहले उनके जब लौटने का वक्त करीब आया तभी कोरोना की वबा फैल गई और लॉकडाउन लग गया। जब 3 महीनों बाद आहिस्ते आहिस्ते लॉकडाउन खुलने लगा तो मजीद भाई को कोरोना हो गया। बेचारे 2 महीने तक अस्पताल में पड़े रहे और उसके बाद महीना भर अपने कमरे में क्वारंटीन। ऐसे में घर रकम भी नहीं भेज सके। यहाँ भाभी बेचारी ने जैसे तैसे लॉकडाउन के दिन निकाले, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया।
अब तीनों बच्चों के स्कूल की फीस, लाइट का बिल, मकान का किराया और भी दुनिया भर के अखराजात थे जिन्हें पूरा करने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए नियाज बाबा के आस्थाने पर चली गई। ये सब सुनने के बाद मैं भी उन मनहूस 1.5 सालों को याद करके सहम गया। मेरी कंपनी ने भी मुझे घर बिठा दिया था। दूसरों के वर्क फ्रॉम होम तो चल रहे थे, यहाँ मेरी तो नौकरी भी रहेगी या नहीं इसका कोई अता पता न था। मैं भी भाभी की हालत पर अफसोस करने लगा और किया भी क्या जा सकता था। खुद हमारे माशी हालत भी अभी तक मुस्तहकम नहीं हुए थे, हम दूसरों की मदद के बारे में क्या सोचते। दूसरे दिन से अब रोज आते जाते फिरोजा भाभी मुझे सलाम करने लगी। 1-2 रोज बाद अब मैंने भी सलाम दुआ में पहल करनी शुरू कर दी। वैसे भी इस बहाने ऐसी दिलकश औरत से बार-बार बातें करने और आंखें सेकने का मौका कौन छोड़ सकता है। मुझे देखते ही वो उसी अंदाज में मुस्कुरा देती, लेकिन उसके काले मसौड़े देखते ही मेरे सारे अंदरूनी जज्बात ढेर हो जाते। अच्छा। कई बार दिल में आया कि उनकी मिस्री घसने के हाथ पर टोक दूं, फिर सोचा छोड़ो, मुझे क्या करना है, कौन सा वो मेरी बीवी है, फिर मुझे उनसे दांतों से क्या लेना था, मुझे तो बस। कुछ दिनों बाद जब मैं घर लौटा था तो नंगा शाह का डेरा खाली दिखा। जिस दुकान के सामने डेरा जमाया गया था वहाँ नंगा शाह के बाकियात का भी नामो निशान न था। मुझे लगा चलो अच्छा ही हुआ, इस गंदगी से फुटपाथ तो साफ हुई, वरना छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर होता। इसी ख्याल में इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक भाभी से जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल हम दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में गुम सीढ़ी चढ़ उतर रहे थे कि एक दूसरे को देख ही ना सके। टकराने के बाद मैं झटके से पीछे हट गया। हम दोनों की आंखें मिली और आंखों ही आंखों में पता नहीं उसने क्या सुना जो मैंने कहा भी नहीं। भाभी के जिस्म से पहली बार मस्त होने में बहुत मजा आया। मैं दिल में सोचने लगा काश ऐसी टक्कर रोज रोज हो जाया करे। उधर वो एक अदाए नाज से मुस्कुराते हुए मुझे घूरे जा रही थी। मैं कुछ बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरे मंजिले वाले दिलावर चाचा की खांसी की आवाज आई और मैं खिसियानी मुस्कुराहट लिए सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ गया। घर पहुंचा और देखा बानू अपना सामान बांधे मैके जाने के तैयार बैठे। बंधा हुआ सामान देखकर मैं सन्न रह गया। काटो तो खून नहीं। एक लम्हे के लिए अंदर मेरी आंखों के सामने फिरोजा भाभी का भरा हुआ सीना और उनसे हुई मेरी टक्कर का मंजर घूम गया। फिर अचानक याद आया कि बानू को 7वां महीना लग चुका है, इसलिए हमारे साहब महीना शुरू होते याद रखते हैं, जिन्होंने मुझे देखते ही जोरदार में सलाम अलैकुम भाईजान का नारा लगाया। दरअसल मैं भी इंतजार में बैठा था कि कब 7वां महीना लगे, बानू अपने मैके जाए और कब मुझे आजादी मिले। बीवियों के मैके जाने का इंतजार तो दुनिया के हर शौहर को होता होगा, और बीवी का सामान बांधकर उसे मैके छोड़ आने की खुशी वही लोग जान सकते हैं जो उस पल का इंतजार करते रहते हैं। यार सच्ची बात है बहुत खुश आदाब। ससुराल साथ में है ना, उससे ज्यादा कौन समझ सकता है। उसी तरह मेरी भी कोई खुशी का कोई ठिकाना ना था, जिसे मैं अंदर अंदर दबाए बैठा था। ऊपरी दिल से मैं उदास दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। बचा कुचा सामान बांधने में मैं भी उसका हाथ बटाने लगा। खाना खाने के बाद जब बानू घर से निकलने लगी तो मैके जाने के लिए खुश तो थी, लेकिन उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि मेरे खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा। तभी फिरोजा भाभी याद आई। परेशान काहे को होती भाभी, मैं हूं ना, भिजवा दिया करूंगी रोज भाईजान के लिए खाने का डब्बा। भाभी की बात सुनते ही मेरी बाँछें गिर गई, लेकिन बानू के सामने मुंह बसरते हुए मैंने सिर्फ इतना ही कहा, आप क्यों तकलीफ करती हैं भाभी? क्या भाईजान तकलीफ काहे की, आप भी तो अपनी ही है ना। मैं बानू की जानिब देखने लगा। बानू ने फौरन भाभी से बोलकर मेरे लिए रोज का डब्बा बनवा दिया। बाद में पता चला कि घर चलाने की मजबूरी में आजकल डब्बे बनाने का काम करने लगी है, और वो मेरा कुछ ख्याल नहीं रख रही थी, बल्कि अपना नया ग्राहक बनाया। खैर जो भी हो, मुझे क्या, वैसे भी अंदर क्या मांगे 2 आंखें। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गया। अब तो भाभी से रोज रोज मुलाकातें होने लगी। ऑफिस से लौटने के बाद रोज रात को डब्बा देने में वो खुद ही आती। जब कभी उनके बच्चे डब्बा ले आते तो दूसरे दिन सुबह मैं डब्बा पहुंचाने के बहाने उनका इंतजार कर लेता। इस तरह ये रोज का मामूल बन गया था। डब्बा लेने और देने के वक्त थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी होने लगी। बातों वक्त में नंगा शाह का जिक्र भी निकल गया। तब पता चला कि नंगा शाह कहीं नहीं गया है, बल्कि जिस दुकान के सामने उसने डेरा जमाया था उस दुकान वाले ने पुलिस में शिकायत करके उसे वहां से हटवा दिया है। अब नंगा शाह का डेरा मोहल्ले की ही एक दरगाह के पास है, और भाभी बाकायदा हर रोज वहाँ हाजिर देने जाती है। भाभी से किसी भी मुद्दे पर बात करूं, वो कहीं ना कहीं से नंगा शाह का जिक्र निकाल ही बैठती है। ऐसे वक्त मैं सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। मैंने उनके अकीदे के खिलाफ उनसे कभी कोई बहस नहीं की। डर था कहीं वो मुझसे बातचीत ना बंद करे और रोज रोज की हंसी मुलाकातें खत्म हो जाए। एक दिन दफ्तर से लौटते हुए पता नहीं क्यों मेरे कदम मोहल्ले की दरगाह की जानिब उड़ गए। हालांकि मैं दरगाहों में यकीन नहीं रखता, लेकिन औलिया का एहतराम जरूर करता हूँ। दरगाह के आसपास का माहौल बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का आमतौर पर दरगाहों का हुआ करता है। वहाँ मौजूद लोगों में इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क लगाए थे, वरना वहाँ का नज़ारा देखकर कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में कभी कोरोना नाम की कोई बीमारी भी आई। चारों तरफ लोगों के धुओं का एक गुबार सा फैला हुआ था।
आसपास की तमाम दुकानों पर चादर, ज़ियारत की थालियाँ, हार, फूल और अतर फरोख्त हो रहे थे। लोग बारी बारी दरगाह में जाने के लिए कतार लगाए खड़े थे। कुछ लोग दरगाह की दीवार से सटकर अपनी अपनी झाड़ फूक की दुकान लगाए बैठे थे। उनके ग्राहक भी उनके सामने उबरू बैठे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गया। दरगाह के दरवाजे में पहुंचकर मैं हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर मेरी नज़रें दरगाह के अतराफ किसी को ढूंढने लगी। थोड़ी दूर पर एक दुकान के सामने मुझे वो नजर आ ही गया। पहले मुझे उसकी वही छतरी नजर आई, फिर उसके नीचे उसके खिचड़ी पालों वाला आधा गज्जा सा नजर आया। वो ठीक उसी तरह वहाँ भी अपना डेरा जमाए बैठा था और लोग उसे घेरे बैठे थे। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठ गए। करीब पहुंचने पर मैंने बड़ी अजीब बात देखी। नंगा शाह पालती बाले बैठा है और लगभग 13-14 साल लड़की उसकी गोद में बैठी थी। नंगा शाह उसे जोर से पीछे झूम रहा है और लड़की उसकी गोद में बैठी कसमसा रही है। मैं देखकर परेशान हो गया, लेकिन वहाँ मौजूद तमाम लोग बड़ी अकीदत से उसके सामने झुके हुए हैं। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पैर पटकते हुए वहाँ से निकल आया। मैं खुद को लानत करने लगा कि आखिर मैं वहाँ गया ही क्यों। दूसरे रोज दफ्तर में जरूरत से ज्यादा काम आ गया था। एक तो पहले ही तनख्वाह आधी हो गई थी और अब एक अनदेखी तलवार सर पर लटकी रहती है कि पता नहीं कब दोबारा घर पर बिठा दिया था। इसलिए बिना किसी चूक चला के दूसरों के काम भी करने होते थे। नौकरी की सलामती और बॉस की डांट से बचने के लिए मजबूरन देर रात तक रुककर तमाम काम समेटना पड़ा। घंटा भर पहले बानों से फोन पर बात हो चुकी थी कि मैं जल्द ही काम खत्म करके घर चला जाऊंगा, लेकिन घर लौटते लौटते आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। बारिश भी अपने उरूज पर थी। मैं बस स्टॉप से उतरकर घर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह भीग चुका था। इमारत के नीचे पहुंचकर मेरी नजर अपने आप ही दूसरी मंजिल की तरफ उड़ गई। खिड़की में कोई खड़ा मुझे ही देख रहा था। बारिश में भीगते हुए मैंने अपना गीला चेहरा गीले रुमाल से पोंछते हुए दोबारा उसे देखा और ये बात पक्की की कि हो ना हो वो भी मुझे ही देख रही थी। मैं इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड बढ़ जाने के बावजूद भी कई घरों से एसी की चलने की आवाज़ें आ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होने लगी। पहला मंजिला खत्म हुआ, मैं दूसरा मंजिला चढ़ने की जैसे हिम्मत जुटाने लगा। दूसरे मंजिले पर जैसे तैसे पहुंचने पर मेरी नजर सीधे उसके दरवाजे पे गई। सारे दरवाजे बंद थे सिवाय एक के और वो दरवाजे की आड़ से मुझे ही देख रही थी। उसके हाथों में मेरे खाने का डब्बा था। मैं डब्बा लेने के लिए उसकी जानिब बढ़ा। दरवाजे के सामने पहुंचने पर हम दोनों ने एक दूसरे को काफी करीब से देखा। वो उसी तरह डब्बा हाथ में लिए मुझे देखे जा रही थी और मैं उसे। आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठ खुले। पूरे गिल्ले हो गए आप, अंदर आ जाओ, मैं तौलिया देती। मैं बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मेरे घर जितना ही छोटा सा घर था उसका। एक बड़ा कमरा, बावर्ची खाना और छोटी सी मोरी। बीच में 2 अलमारी रखकर हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अलमारी के उस तरफ के हिस्से में अंधेरा था, शायद वहाँ तीनों बच्चे सो रहे थे। मैं एक कोने में खड़ा हो गया। पूरी तरह से भीगा हुआ था, इसलिए कहीं बैठ भी नहीं सकता। भाभी मुझे तौलिया देते हुए बोली, बैठो ना। मैं पूरा भीग चुका हूँ, कैसे बैठो? कोई नहीं, पलंग पे बैठो, आप चलेगा। कहती हुई उसने दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं चाय लाती, ठंड लग रही होगी आपको। ये कहते हुए अंदर बावर्ची खाने में चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि वहाँ बैठूं या फौरन बाहर निकल जाऊं। बाल पोंछते हुए मैं पलंग के कोने पर बैठ गया। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं कि भाभी चाय का प्याला ले आए। प्याला लेते हुए हमारे हाथ मस हुए। मेरा ठंडा हाथ जब उसके हाथों से छुआ तो उसके हाथों की गर्मी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। उसके हाथों की गर्मी मुझे उसकी आंखों में भी नजर आ रही थी। बाहर बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था और यहाँ मेरी सांसें। मैंने चाय का कप एक तरफ रखा और खड़े होकर उसके और करीब आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर बल्ब बंद कर दिया। बिजली कड़क के साथ ही कमरे की दीवारों पर 2 साए एक दूसरे में जम दिखाई दिए। बिजली की आवाज़ थमते ही उसकी आहें सुनाई देने लगी। बाहर तूफानी बारिश का जोर बढ़ता ही जा रहा था और अंदर हम जज्बात के बहाव में बहते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का जोर थमने लगा और हम भी। सुबह अजान की आवाज़ में नींद से बेदार हुआ तो कमरा बदला सा नजर आया। फिर अचानक रात की तमाम बातें याद आ गई, जिसे याद करते हुए मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। अंदर मोई से पानी गिरने की आवाज़ से शायद वो नहा रही। फिर अचानक ख्याल आया कि मैं उसके घर में उसके बिस्तर पर नंगा लेटा हुआ। अगर उसके बच्चे उड़ गए तो क्या होगा, और अगर देर से बाहर निकला तो आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। मैं फौरन उठ बैठा। मैंने जल्दी अपने गीले कपड़े जो थोड़े बहुत सूख चुके थे पहने। रात भर का भूखा था, इसलिए पलंग के करीब ही रखा अपना खाने का डब्बा उठाया। जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर पता नहीं क्या सोचकर मैं दोबारा अंदर आया। एक बार मैंने अंदर झाँक कर देखा, उसके तीनों बच्चे जमीन पर सो रहे थे और मोरी से पानी गिरने की बसुतुर आवाज़ आ रही थी। मैं दोबारा बिस्तर के पास आया।
मैंने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकाले जो आधे से ज़्यादा भीग चुके थे। जल्दी से उन्हें तकियों के नीचे रखा और चुपचाप बाहर निकल गया। बहुत अच्छे शाबाश भाई, बहुत ठंडा है। मुल्क में, हमारे वतन में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उससे वो बेबहरा नहीं है। पता नहीं आइंदा 10-20 वर्षों में जश्न जमहूरिया मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा। बहुत तेज़ी से हालात जो है तब्दील हो रहे हैं। इस्लाहियत की तरफ हमारा मुल्क जो है जा रहा है। तो इस बात को तकलीफ का जितने भी बहुत हसास दिल होते हैं, हसास तबीयत होते हैं, वो जानते हैं कि इस मौजू को भी पढ़ता जा सकता है, लिखा जा सकता है जो हालात बने हैं हमारे यहाँ। ये तो हो गई इब्तिदाई बात। दरअसल उर्दू अफसाना जो है तो एक सदी से ज़ाहिर अरसे पर मुहित है। करीब करीब 1.25 सदी कहा जाता है कि 1.25 सदी। हाँ हो गया। सज्जाद हैदर यलदरम, उसके बाद में प्रेमचंद साहब, मुंशी प्रेमचंद, अल्लामा राशिदुल खैरी, तो इन लोगों ने दाग बेल डाली। डिप्टी नज़ीर अहमद रहे उसमें शामिल। उसके बाद में एक तहरीक चली बाकायदा। और मुदस्सर अली का जब अफसाना मैंने सुना तो सज्जाद हैदर यलदरम मुझको याद आ गए कि, और साथ ही हैदराबाद के एक बहुत मशहूर अफसाना निगार, अलामती अफसाना निगार मजहरुज़्ज़मा खान। पूरी ज़िंदगी उन्होंने, पूरी ज़िंदगी, जबकि उर्दू अदब ने जो है, उर्दू अफसाने ने अलामत को तज दिया था, छोड़ दिया था, बयानिया पे आ गया था, लेकिन वो आखिरी वक्त तक उसी को थामे रहे। उनका एक वस्फ ये था कि वो मुसज्जा व मुकफ़्फ़ा उर्दू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो आपका जो अफसाना था मुसज्जा व मुकफ़्फ़ा और शायराना अल्फाज की, यानी बहुतात कहेंगे उसको, वो दिल को छूते भी हैं अल्फाज जो है। तो अल्फाज को बरतने का जो सलीका जहाँ पर है तो सामईन और क़ारीन को अच्छा लगता है कि हाँ ये अल्फाज अच्छे बरते गए हैं। और जैसा कि अहबाब ने अपनी राय दी कि कुछ थोड़ा सा उसमें और वसत जो है ना, बयान की वसत जो है, मिर्ज़ा गालिब ने जो कहा था कि भाई कुछ और चाहिए वसत मेरे बयान को, तो वो आ गई। तो इंशाल्लाह मुदस्सर अली इस फील्ड में जो है आगे जाएंगे। उसके बाद में अफसाना अच्छा था, उसके लिए मुबारकबाद। छोटा था लेकिन मुबारकबाद कि भाई पहल की, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा तुमने, तो उसके लिए बहुत हम लोग भी शुक्र अदा करेंगे कि नए लोग इसमें आए। इस फील्ड में बहुत कम आते हैं। शादाब मियाँ से बात हुई थी, कमर मियाँ ने जब सवाल किए तो कभी कितने अफसाना निगार होंगे, नहीं, जाहिर सी बात है ये अभी मौजूद हैं इस फील्ड में। तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि 100 के करीब। फिर उसमें से जब अगर सीनियर को छांट दिया जाएगा तो बचेंगे 80 या 75 ही बचेंगे। तो और लोगों को तबाह आजमाई करनी चाहिए ताकि ये जो सिंफ है अफसाने की मज़ीद फ़रोग़ पाए और तरक्की मिले इसको। वसीम अकील शाह ने जो हुक्काई अफसाना यहाँ पेश किया है, नहायत बोल्ड अफसाना है और मौजू जो है दूसरी ज़बानों में इसको पढ़ता गया है बहुत अच्छे अंदाज में। और उर्दू के लिए ये पहल कहें या आप लोगों की और भी नज़र होगी कि भाई इससे कबल और भी इस मौजू पर लिखा गया होगा, शायद लिखा गया हो या ना लिखा गया हो, लेकिन मुझको लगता है कि हुक्काई बहुत अच्छा अफसाना रहा। उसमें जो किरदार है, विशाल का किरदार और रोहित का किरदार, तो मतलब अपने आप को मनवाने के करीब पहुंचते हैं। यानी किरदार निगारी का जो खासा होता है एक अफसाना निगार के हवाले से, तो इनके पास में किरदार निगारी कैसी है, किरदार निगारी बड़ी अहमियत की हामिल होती है अफसाने में। तो वहाँ तक वसीम अकील शाह जो है पहुँच रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद में अंदाज़ बयां का जो है अब जो है उसलूब की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई साहब उसलूब बनने के लिए और भी अगर रियाजत करें
और मशाकी मतलब लाएं अपने अंदर। जाहिर सी बात है ये जो चीज़ है तो बगैर रियाजत के मुमकिन नहीं है। साहबे का ख्याल रखें। साहबे उसको होना तो बेहद मशाकी और रियाजत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि वो उस नहज पर जहाँ उनको पहुँचना है उस मंजिल पर पहुँचेंगे। यकीनन दुआ है ये अफसाना भी बोल्ड होने के साथ साथ अच्छा बना गया। कहीं ना कहीं जहाँ तो कुछ कमज़ोरियाँ हैं तो जाहिर सी बात है जब और रिवाइट करेंगे आप लोगों को मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है जब एक अफसाना तख्लीक करते थे तो कम से कम 20 मरतबा फाड़ते थे उन औराक को। जैसे कि औराक मेरे सामने हैं शादाब बशीर साहब के, तो तब कही जाए कि राजेंद्र सिंह बेदी जिंदा है और जब तक अफसाने की बात है उनका हवाला दे दिया जाता रहेगा। तो ये रियाजत का मामला है, थोड़ा सा वक्त जाएगा तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे वहाँ तक। तो रोहित और विशाल जो है इसमें जिंदा होने के करीब पहुँच रहे हैं। रहा शादाब बशीर साहब का मामला, नंगा शाह, तो पहले तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि रवायत के बहुत करीब है, फिर ये लगा कि जो अंधभक्ति है, जैसे आज के दौर में अंधभक्ति ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम माशरे में अंधभक्ति बहुत ज़्यादा है, वाकई में बहुत ज़्यादा है। और जो लोग जिनवीन हैं, जो साहब नज़र हैं, तो इस बात से वाकिफ़ हैं कि जितनी अंधभक्ति मुस्लिम माशरे में है उतनी शायद ही दूसरों में हो या मोदी भक्तों में हो। बहुत ज़्यादा है। जब हम करीब जाएंगे लोगों के किरदारों के, अपने माशरे के करीब जाएंगे तो लगेगा कि ये नंगा शाह तो हर चौराहे पे, हर चौपाल पे मौजूद है। वो हम लोग उसको मतलब वो बाकायदा मतलब क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं उससे मतलब जो कहेंगे इसमें जो फिरोजा भाभी का किरदार है तो दोनों पहलू से जो है उजागर करता है अपने आप को। एक तो बच्चों का इन्होंने वहाँ मंजर बड़ा अच्छा पेश किए, फिर उसके बाद में तन्हाई का कुछ मामला भी हो सकता है, वो भी बात है। फिर शादाब मियाँ ने जो जुजियात निगारी बरती है, तो जुजियात निगारी अपनी मिसाल, इसमें अपनी मिसाल आप जिसको कहेंगे इतनी जुजियात निगारी और जो मनाजिर है, तो मनाजिर असल जो मामला होता है कि भाई कारी अगर पढ़ रहा है तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमना चाहिए, बाकायदा पूरा देख रहा है वो मंजर, ऐसा जैसे स्लाइड्स होते हैं वैसे जो चलती है एक के बाद एक। तो इनके यहाँ पर वो चीज़ है कि अगर हम लोग वो फिल्म देख रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है, वो सारी खुराफात भी सामने आ रही है, सारी कुछ अच्छाइयाँ भी आ रही है, और जो चीज़ें मतलब बारिश का मंजर, वो सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह हो रही है। तो ये बहुत अच्छा बेहतरीन अफसाना, उसके लिए मुबारकबाद। सबसे पहले मुबारकबाद तो इसको भी देना चाहिए था कमल मियाँ को कि इतनी अच्छी महफिल उन्होंने मुनक़िद की और हमेशा करते रहते हैं और आगे भी आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जब कुछ ज़्यादा वक्त हो रहा है इसलिए अपनी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और तीनों अफसाना निगारों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से दुआएं देता हूँ कि आइंदा और अच्छी तहक़ीक़ात पेश करें। शुक्रिया।